सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। जोरों शोर के साथ तमाम सियासी जमातें अब तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बड़ी अहम हिदायत अब हुकूमतों को दी जा रही हैं। ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने यह हिदायत दी कि तमाम सियासी जमातों को अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और इसके फौरी बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आई और तमाम सूबे भर के DPOs को, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी किए गए और ये कहा गया कि अब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहीं कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर आप लोग गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें। लेकिन क्या पंजाब हुकूमत पर और फिर जो ओवरऑल इस वक्त निगरान हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन जो खुद है एज इदारा, उस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार न सिर्फ सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने किया है। और अब इन तहफ़्फ़ुज़ात को इलेक्शन कमीशन किस तरह से इन 48 दिनों में ख़त्म करने की कोशिश करेगा या कम करने की कोशिश करेगा, ये हमें देखना होगा। चूँकि अब तमाम ही सियासी जमातें मुतारिक होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी को नहीं मिलती तो फिर वो मुतालबा अब मजीद शिद्दत के साथ सामने आएगा। चूँकि अब वक्त बहुत कम है और 50 दिन से भी कम का ये वक्त है जिसमें इलेक्शन कमीशन को अब तमाम इंतजामात बड़े स्मूथ तरीके से करने होंगे ताकि सियासी जमातों को ज़्यादा एतराज़ात के मौके ना मिले। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है और पार्लिमानी बोर्ड्स वहाँ पर भी मुतारिक हो चुके हैं और कैंडिडेट्स को अब शॉर्टलिस्ट करने का सिलसिला वहाँ भी बाकायदा तौर पर अमल में लाया जा चुका है। तो अब इसका मतलब है कि जो एतराज़ात थे हल्का बंदियों पर, इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन के ओवरऑल पूरे निज़ाम पर, अब जो है जैसे की बुनियाद पर सब ने शायद इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया है और अब 8 फरवरी को इंतखाबात में तमाम ही जमातें भरपूर अपनी तैयारी के साथ हिस्सा लेने जा रही हैं। क्या सूरत हाल आगे बनेगी और इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त अगर नहीं मिली तो फिर इलेक्शन किस हद तक साफ शफाफ कहलाएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है, प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो राना एहसान साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, ये कितनी खुशाइंद और कितनी हौसला अफजा बात है कि जिन जमातों को एतराज़ात थे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को इंडिकेट किया गया है कि सियासी जमातों के एतराज़ात को ख़त्म करें, DPOs को और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर जानिबदार करें और कहीं कोई शिकायत का मौका ना मिले, तो एक बेहतर कदम है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और हमें एतमाद है कि वो ऐसे ही करेगी। तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और उन्होंने ये जो एक कह लें कि प्रेस रिलीज की है, इससे कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन की रेस में आना चाहते हैं उनको तसल्ली होनी चाहिए कि उनके अगर कोई शिकायत तो वो एक रिटर्न और एविडेंस की फॉर्म के अंदर जो है जब सबमिट होंगे तो उसके ऊपर एक्शन होगा। नहीं होगा तो उसके अलावा भी अदालतें खुली हैं और मीडिया भी ओपन है। तो मैं समझता हूँ कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्शन और बड़ा शॉर्ट टाइम है, अब तो 52 दिन तकरीबन रह चुके हैं। तो अच्छी बात है अगर वो अपनी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की के लिए जो है वो काविश कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तो लेकिन राना साहब, ये हमने देखा किस तरह बार काउंसिल्स ने इलेक्शन कमीशन पर ही और उनके तरीक़ेकार पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो इलेक्शन कमीशन को मरासले लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या जो DPOs हैं या जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, क्या वो गैर जानिबदार नहीं हैं? क्या उन्हें अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता? जो हुकूमत को बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जी अब इनको ज़रा थोड़ा सा मुतारिक करें, थोड़ा फ़ाल करें, थोड़ा गैर जानिबदार करें। देखिए, जहाँ तक बार काउंसिल्स की बात है वो तो देखें पूरी कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को डिले किया जाए और इस पे PMLN ने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है कि हम समझते हैं कि अब 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए और कोई भी चाल जो इलेक्शंस को डिले करे वो बिल्कुल गलत है। जहाँ तक बात ये है कि DCs को और जो मुख्तलिफ एग्जेक्टिव के जो लोग हैं उनको अगर कोई हिदायत जारी की गई हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल नहीं है और वो कहीं हमारे देखें ये एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो वो तो खुद पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं सिंध के अंदर और अगर PTI की तरफ से की जा रही है
तो मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो तर्ज सियासत है वो आज भी तसादुम का है, वो आज भी लड़ाई का है, वो आज भी नफरत के बीज बोने का है, वो आज भी जो है डिवीजन का है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। यानी कि 9 मई के वाकयात को आज भी वो कहते हैं ये कोई लंदन प्लान है और ये पीएमएलएन ने करवाया, और ये वो चीज नहीं वो बताते अवाम को कि जो गाड़ियों पे खड़े होकर पतलूने लहरा रहे थे फौजियों के, वो उन्हीं की जमात से लोग थे। तो जब वो आज भी इसी तरह का प्रोपोगेंडा स्प्रेड करेंगे कि 9 मई से हमारा लेना देना तो नहीं था, ये तो हमारे साथ साजिश थी, तो मैं समझता हूं कि वो आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं और वो इस वजह से जेर अताब हैं क्योंकि रियासत से वो टक्कर ले रहे। तो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हिदायत देना, क्या दरअसल ये एतराफ़ है कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सियासी जमातों के, क्या वो दुरुस्त थे? क्या तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी जो अब इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरत महसूस की और बाकायदा हिदायत दी, और फिर पंजाब हुकूमत भी आगे मरासले अब आगे भेज रही है और तमाम अफसरान को, तमाम इंतज़ामी अहदेदारों को अब मुतारिक कर रही है, तो ये ज़रूरत इसकी क्यों पेश आई? ये दरअसल एक एतराफ़ है या फिर ये एक रूटीन के तहत एक कार्रवाई होती है कि ज़ाहिर है जिन लोगों को ये इंतज़ाम करने उन्हें थोड़ी सी एक वेकअप कॉल दे दी जाए? नहीं, चूंकि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात मौसूल हुए तो उन्होंने उसके ऊपर एक मरासला लिख दिया, क्योंकि अगर रूटीन की कार्रवाई होती तो चारों सूबों में भेजा जाता। अब क्या सिंध, बलूचिस्तान और केपी में भेजे गए हैं जो पंजाब में भेजे गए हैं, तो पंजाब के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई हैं तो उन्होंने पंजाब को भेजे हैं। लेकिन क्या सूरत हाल पंजाब में अब एक अजीब सूरत हाल है ना कि पीटीआई ने 9 मई के मुल्ज़मान को भी इंतखाबी मैदान में उतार दिया है, और पिछले दिनों जो वर्चुअल जलसा हुआ उसमें बहुत रूर और इश्तिहारी शरीक थे। तो अब ये फैसला तो इंतज़ामिया के लिए बड़ा करना मुश्किल है कि 9 मई के मुल्ज़मान और मफरूरों और इश्तिहारियों को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए कि वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर कर सकें। क्या कानून उसकी इजाज़त देता है कि कोई आदमी मफरूर है या इश्तिहारी है तो वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ कर ले? क्या कानून 9 मई के मुल्ज़मान को इंतखाबी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त देता है? अब अगर जब पीटीआई उनको मैदान में उतारेगी तो और कहेगी कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो फिर ऐसे मरासलों की बावजूद भी क्या दी जा सकेगी, मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि अगर जब पीटीआई ने 9 मई के में मुलव्वस लोगों को टिकटें देने का ऐलान कर दिया है और उनके कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, तो फिर तो अब ये बात ना रह गई कि भाई उनका पीटीआई 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, या वो 9 मई के ऊपर कोई शर्मिंदा है या 9 मई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। फिर तो वो 9 मई को पूरी तरह ओन कर रहे हैं और उसकी ओनरशिप के मुकाबले पे लेते हुए वो उनमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको टिकटें दे रहे हैं। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन का मरासला है और एक तरफ 9 मई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 9 मई के जो मुल्ज़मान की इंतखाबी सरगर्मियाँ और जो मफरूर और इश्तिहारी हैं उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ साहब, ये डायरेक्ट कैंपेन या लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ तो वो उस वक्त जाएंगे ना कि जब इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी केस का जो फैसला है पीटीआई का वो उनके हक में आ जाए। अगर तो वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर तो ये कैंपेन का और लेवल प्लेइंग फील्ड वाला चैप्टर पीटीआई की हद तक तो फिर क्लोज ही हो जाएगा। ये तो सब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर डिपेंड कर रहा है ना। नहीं, वो कोई और नाम से आ जाएंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने यहाँ देखा है कि प्लान बी के तौर पर किसी और सियासी जमात का सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है और वो अपने आज़ाद लोगों को कोई और नाम दे देंगे कि हकीकी आज़ादी के उम्मीदवार, खान के नुमाइंदे, मतलब वो इस तरह अपनी लिस्टें जारी कर देंगे। वो तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोगों को अपनी टिकट और नॉमिनेट दिए जा सकते हैं। इलेक्शन बेशक सिंबल एक सबसे बड़ा और सबसे मुस्तनद तरीका है और सिंबल का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर सिंबल ना भी हो तो भी लोग बगैर सिंबल के भी आपस में ग्रुप्स और इस तरह पार्टी जो है वो रास्ता निकाल सकती है, उससे कोई रास्ता बंद नहीं हो जाएगा मेरे नज़दीक। अच्छा, तो मुझे इसका मतलब कि पंजाब में अभी भी ये जिन पीटीआई के नुमाइंदों की आप बात कर रहे हैं यही लोग अभी भी चैलेंज करेंगे नून लीग को, और ज़ाहिर नून लीग के मुकाबले पर हमें वहाँ कोई और तगड़ी पार्टी तो नज़र नहीं आ रही। अभी पीपल्स पार्टी तो समझे कि एंटर ही हुई है और अभी वक्त भी इतना कम है कि शायद वो अपने आप को उस तरह से मोबिलाइज ना कर सकें। देखिए, मैं आज देख रहा था तो पंजाब में सिर्फ 3 हलकों से आयात सामने आई हैं जहाँ पर लोगों ने कहा है कि हमसे कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। एक मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके में ये शिकायत सामने आई है, एक भावल नगर में शौकत बसरा साहब के हलके में, और एक मियांवाली में उमैर नियाजी साहब ने कहा है।
उसके अलावा पंजाब में 141 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 297 पंजाब असम्बली के हल्के हैं। तो अगर ये सारे मिला लिए जाएं तो तकरीबन 450 हल्का है, 430 हल्के हैं को जहाँ पे इलेक्शन होना है पंजाब में। अगर 430 हल्कों में से पीटीआई के पास सिर्फ 3 शिकायत हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है जिस पर हम कहेंगे कि जी आज लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई। 9 मई में मुलव्वस सनम जावेद के बाप ने तो 5 हल्कों से कागजात जमा कराने के लिए हासिल कर लिए हैं। इस तरह और सारे परवेज लाई के कागजात पर दस्तखत हो गए हैं वो जेल से। तो इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का ऐलान कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कि जो दूसरा मसला है वो ज़्यादा अहम है। बाकी जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है वो अपनी जगह मौजूद रहेगी। और मुझे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई के पास पूरे कैंडिडेट भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है ज़िलों के ज़िलों और हल्कों के हल्के खाली होंगे और वहाँ पर कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे। सही। तो महमूद मौलवी साहब, ज़ाहिर है आपकी वो जमात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आप समेत वो जमात छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। तो अब आगे आने वाले इंतखाबात में बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि आप नून लीग के खिलाफ शायद इलेक्शन ना लड़ें, सीट एडजस्टमेंट्स ऐसी हो रही हैं या पहले हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें और मुज़ाकरात हो चुके हैं। तो एक ओपन स्पेस देना है आपकी तरफ से भी नून लीग को, कोई चैलेंज नहीं करना है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बता दूं हम तकरीबन 40 से 45 हमारे पास कैंडिडेट हैं, तो हम पंजाब में उनको ओपन सीट तो दे ही नहीं सकते। देखें, उसकी वजह ये है कि हमारे कैंडिडेट जो हमारे पास है वो इलेक्टेबल्स है, जिसमें MNAs एक्स MPAs है, तो उनको तो हमें तो वो तो इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब और उसको मद्देनजर रखते हुए इतने सारे लोगों का सीट एडजस्टमेंट भी मुश्किल होगा कि उसकी वजह ये है कि PMLN भी अपने इतने लोग नहीं बिठाएंगी, हम भी अपने इतने लोगों को ये नहीं कहेंगे कि जी बैठ जाए। देखिए, हम कराची से, सिर्फ कराची से बात कर रहा हूँ मैं, हम 25 से 28 जो है हम कैंडिडेट्स उतार रहे हैं कराची से। तो ये जो कहना कि जी हम उनको स्पेस देंगे, कम से कम मेरे जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो मुश्किल ही है कि हम उनको इस वक्त स्पेस दें। वो अपना लड़ेंगे, हम अपना लड़ेंगे, उसके बाद अच्छा, जो जीतेगा उसके बाद इत्तेहाद होगा, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट, जैसे मैं पहले भी कहा, वो वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। तो अच्छा, यानी हुकूमत जब ये इलेक्शन डे हो जाएगा उसके बाद फिर आप इत्तेहाद का सोच रहे हैं। लेकिन ये 45 जो आपने तादाद बताई पंजाब से, ये कौमी और सूबाई की मिलाकर है या ये सिर्फ किसी एक असेंबली की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ कौमी की या सिर्फ सूबाई की? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से हमारे पास कौमी और सूबाई मिला के जो है ये कोई 45 है या 52 है, फिगर्स कुछ ऐसे ही है, मगर मिनिमम मेरे ख्याल से 45 थे। अच्छा, लेकिन ये इस 45 नंबर के साथ, ये तो आपका टोटल वो नंबर है जो कि आप कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम इतनी सीट जीत सकते हैं। जाहिर है कि हर जगह जीतना तो इतना आसान नहीं होगा। तो ये अगर 45 में से आप कोई 10-15 के करीब सीटें निकाल सके तो फिर हुकूमत में शामिल होना आपकी मजबूरी भी होगी, ज़रूरत भी होगी, फिर और कोई चारा रह नहीं जाएगा आपके पास भी। देखिए, फिर उस वक्त देखेंगे। बिल्कुल, अगर जो हम सीटें काफ़ी निकालेंगे तो हम हुकूमत में शामिल होंगे, या अगर हुकूमत नहीं बनाएंगे तो अपोजिशन में बैठेंगे। मगर हमारे पास काफ़ी तादाद में सीट्स होंगे। नेशनल असेंबली के भी जो हम देख रहे हैं 15, देखिए आप देखें इस वक्त भी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आप देखें 2 रोज़ कबल जो है हुमायूं अख्तर साहब ने ज्वाइन किया। तो ये तो सब वो इलेक्टेबल्स हैं जो कि मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं। तो सब कुछ देख के ही आ रहे हैं ना कि भाई क्या नज़र आ रहा है। सही। तो राना एहसान साहब, ये इलेक्शन से पहले ही आपने हर सूबे की छोटी जमात को पहले ही उससे दोस्ती कर ली, उससे हाथ मिला लिया, उससे एडजस्टमेंट की बात कर ली। शायद बाद के मामलात भी तय हो चुके हों, वो अभी शायद मंजर पर ना आए हों। तो ये सिंध के अलावा कहीं और ऐसा लग नहीं रहा कि आपके मुकाबले पर कहीं कोई ऐसी कोई तगड़ी जमात होगी, खासतौर पर पंजाब में। तो पंजाब में किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से PTI के लोग अपने जो है वो नॉमिनेशंस उन्होंने फाइल कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि वो 3 हल्कों से लड़ रहे हैं। तो PTI मौजूद है, IPP मौजूद है और पीपल्स पार्टी कुछ हल्कों में मौजूद होगी। बाकी PMLN बिल्कुल हम समझते हैं कि पंजाब को हम क्लीन स्वीप करेंगे और यहाँ 2/3 से जो है वो सूबाई हुकूमत बनाएंगे।
अच्छा, लेकिन ये तो अभी ज़ाहिर है खान साहब ने कहा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, दूसरे और लोग हैं, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने ये कागजात ले रहे हैं और ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बात वही है कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और PTI के लिए आगे हालात तंग हो गए तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो हम पहले ही बड़ी कमज़ोर सी देख रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी रिजर्वेशन जो बार बार हमें बता रहे हैं वो शायद एक दलील है कि आगे इलेक्शन में उनकी पोजीशन मजबूत नहीं है। तो उसके बाद तो मैदान बिल्कुल ही साफ नज़र आ रहा है, यानी ये पिछले जो इलेक्शन थे उनसे तो खासी मुख्तलिफ है सूरत हाल आपके लिए। देखिए बिल्कुल, ये फिर PMLN क्लीन स्वीप करेगा पंजाब को। ठीक है, तो ये अब क्लीन स्वीप करने के बाद ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के नाम पर कोई अभी तक गौर हुआ है? कोई शहबाज शरीफ साहब ही होंगे या पार्टी किसी और नाम पर सोच रही है? कोई मीटिंग्स में कुछ इस मामले पर भी सोचा जा रहा है? पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स हो रही हैं? नहीं, अभी इस तरफ कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डिस्कशन भी नहीं शुरू हुई कि पंजाब को कौन लीड करेगा। अभी तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कैंपेन को लीड करेंगे और उनको दीगर जो लीडरान हैं वो असिस्ट करेंगे। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद जो है इसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि कौन वजीर आला का कैंडिडेट होगा PMLN की तरफ से। और हाँ साहब, जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं तो फिर काफ लीग के साथ या IPP के साथ या और दीगर सूबों में फिर छोटी जमातों के साथ ये एडजस्टमेंट्स की बात और ये इन लोगों के साथ वक्त से पहले क्यों आपने मिलना मिलाना शुरू कर दिया? नंबर गेम को लेकर इतने इस वक्त आप लोग एहतियात के साथ क्यों चल रहे हैं? देखिए, उसकी वजह यह है कि PMLN समझती है कि जो मुल्की मसाइल हैं उसका जो सोल्यूशन है वो पोलराइजेशन ख़त्म करने से है। उसका सोल्यूशन जो है कंसेंसस डेवलप करके आगे बढ़ने से है और इत्तेहाद आपका उसी के साथ होता है जिससे आपका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता। मसलन वजारत उज़्मा के लिए ये जो रीजनल जमातें हैं वो मुकाबले में नहीं है और इत्तेहाद वहाँ होता है जहाँ म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों को और आप कोई इत्तेफाक कर सकें किसी कौमी एजेंडा के ऊपर कि ये जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके काम करेंगे। मसलन सिंध के अंदर आपने एक एग्रीमेंट हमारी उनसे हुई है कि लोकल बॉडीज को जो है वो कंटिन्यू करना, उनकी कंटिन्यूटी और उसकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करना चाहिए आगे मुल्क को बढ़ाने के लिए। तो इस पे हमारा भी इत्तेफाक है, उनका भी इत्तेफाक है। इसके अलावा दीगर नुकात होंगे जिनके ऊपर हम दीगर जमातों के साथ, BAP के साथ बलोचिस्तान के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ों पे एग्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मियां नवाज शरीफ तो समझते हैं कि जो पोलराइजेशन का माहौल है उसे हमें ख़त्म करना है, जो तकसीम की सियासत है उसे हमें रद्द करना है और हमें मुल्क को आगे लेके चलना है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने रीजनल, और हम समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है ये हमें वफाक में भी 2/3 अक्सरियत लेके देगा अपने अलायंस के साथ। तो मिलके अगर जो मुल्की मसाइल हैं एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत आएगी तो उन मसाइल को हल कर पाएगी और ये उसी काविश के अंदर जो है ये सारी चीज़ें की जा रही। ठीक है, तो मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत के लिए नून लीग इस वक्त कोशिशें कर रही है, लेकिन 4-5 जमातों पर अगर हुकूमत मुश्तमिल होगी, चाहे वो विफाक की हो या सूबाई हो, तो क्या वो एक मजबूत हुकूमत कहलाएगी और फिर मसाइल का हल उसके पास होगा? ज़ाहिर है कि जब आपके 3-4 अलाइज होते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। विफाक में तो इस वक्त किसी हद तक ये नज़र आ रहा है कि 3 या 4 या इससे भी ज़ायद जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। सूबों में क्या सूरत हाल आपको बनती नज़र आएगी? ये मखलूत हुकूमतें होंगी हर सूबों में? देखिए, मैं नहीं समझता मरकज़ में भी कोई इस तरह। देखिए, इत्तेहाद 2 तरह के हैं। अगर तो एक सियासी जमात के पास 172 का मैजिक फिगर नहीं है और वो हुकूमत बनाने के लिए 172 को हासिल करने के लिए ही किसी इत्तेहाद की मोहताज है, तो फिर तो एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत है, क्योंकि वो बीच में से निकल जाएगी तो 172 का फिगर ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर वो 172 किसी एक जमात की मोहताजी पर हो तो फिर वो जमात तो बिल्कुल ही हुकूमत को अपनी समझती है कि मेरी वजह से है। अगर आपको 172 आपके पास हैं और आप उसके अलावा इत्तेहाद बनाते हैं और आप एक बड़े हुकूमत की अक्सरियत बढ़ाने के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, तो फिर उन इत्तेहादियों को भी पता होता है कि हमारे निकलने से हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाएगी। जहाँ इत्तेहादी को ये पता हो कि मेरे निकलने से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और जहाँ इत्तेहादी को ये पता हो कि मेरे निकलने से हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये 2 तरह के डिफरेंट इत्तेहाद हैं। लिहाजा अगर तो मुस्लिम लीग नून 172 के मैजिक फिगर तक पहुँच जाती है और वो उस फिगर को अचीव कर लेती है अपने एडजस्टमेंट से और उसके बाद इत्तेहाद बनाती है तो और सूरत हाल है, और अगर 172 को हासिल करने के लिए इत्तेहाद बनाती है तो वो और सूरत हाल है। तो इस तरह देखना पड़ेगा कि वो क्या 172 हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इत्तेहाद भी बन रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आज जिस तरह कागजात नामजदगी लिए गए हैं, मुझे तो MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद भी टूटता नज़र आ रहा है,
क्योंकि अगर शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से आप कह रहे हैं जो जी अगर बल्दिया की सीट पर ही एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि अगर वहां पर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात देखे जाएं तो दोनों में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है, MQM चौथे 5वें नंबर पर है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ज़िमनी इंतखाब खुद भी लड़ा था तो उनके जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनसे कम वोट थे, तो आज शहबाज शरीफ के कागज वहां से ले लिए गए हैं। MQM के कैंडिडेट से भी उनके कम वोट थे, तो इसलिए अगर तो मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ ने आपस में इलेक्शन लड़ना है तो फिर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, फिर तो आपस में सब सीटों पर आपस में इलेक्शन हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ आपस में इलेक्शन लड़े और बाकी सीटों पर एडजस्टमेंट हो। तो मुझे लगता है MQM के साथ तो एडजस्टमेंट का बिस्तर गोल नजर आ रहा है मुझे। बाकी बलूचिस्तान में जो एडजस्टमेंट है वो आप कह सकते हैं कुछ हद तक चल रही है और JUI के साथ कुछ चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट जो है वो मुझे IPP के साथ भी कोई एडजस्टमेंट होती नजर नहीं आ रही है। एक सीट अलीम खान की या एक जहांगीर तरीन की, 2 सीटों से ज्यादा मुझे वो मुमकिन नजर नहीं आती है। मुस्लिम लीग काफ को भी सिर्फ 3 सीटों के अलावा मुझे मुमकिन नजर नहीं आती है। लिहाजा मुझे लगता है IPP भी नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ी होगी और मुस्लिम लीग काफ भी पंजाब में कोई 10-12 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ी होगी। ठीक है, तो ये अब महमूद मौलवी साहब, फिर आप लोगों की अगर पोजीशन इतनी ही फिलहाल इस इलेक्शन में कमज़ोर रहेगी, जो आप 20-25 कराची की सीट्स पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट वहाँ से एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? चूँकि आप तमाम वही लोग होंगे जो कि पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने भी सारे कैंडिडेट्स को उतारती है तो बड़ा टफ हो जाएगा कॉम्पिटिशन आपके लिए कराची की हद तक भी। देखिए, कंपटीशन तो टफ होगा उसकी वजह कि कराची में इस वक्त MQM भी एक्टिव है और मैं कहूँगा TLP भी एक्टिव है, जमात इस्लामी भी एक्टिव है, पीपल्स पार्टी एक्टिव है। देखिए, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और इसमें PMLN के जो मैं देख रहा हूँ अगर बहुत तीर मारा तो 1 से 2 सीटें हैं, ठीक है। हालांकि वो जो एडजस्टमेंट में MQM से बात कर रहे हैं कि 6 सीट चाहिए और 8 सीट चाहिए। देखिए, उसकी वजह ये है, बिल्कुल जब भी इलेक्शन हुए PMLN के 1 या 2 सीट से ज्यादा कभी थे ही नहीं और हिस्टोरिकली जो है तो उसको देखते हुए हर आदमी अपनी किस्मत आजमाएगा और जिसको आवाम वोट देगी वो निकल के आएगा। तो सर ये 1-2 सीटें अगर नून लीग की हो गई तो फिर MQM को, पीपल्स पार्टी को, PTI को फिर आप कहाँ रेट कर रहे हैं कराची में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मेरी अपना असेसमेंट है 5 से 6 सीटें जो है मैं कहूँगा कि जो अगर बिल्कुल तजिया दूँ 5 से 6 सीटें पीपल्स पार्टी की, ठीक है ना, और 6-7 सीट जो है मैं कहूँगा कि मैक्सिमम MQM की। अच्छा, तो राना एहसान साहब, जो सबसे पहला सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा होने जा रहा था, ऐसा लग रहा था बज़ाहिर कि वो नून लीग और MQM का होगा, लेकिन आज जब मुस्तफ़ा कमाल ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ही सीट से लड़ने का अगर फैसला कर लिया और दोनों का आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो गया, तो फिर मामला आप लोग के आगे तो नहीं चल सकेंगे स्मूथली, तो फिर ये इंतखाबात से पहले ही राहें जुदा हो जाएंगी। ये देखें, जब सीट एडजस्टमेंट होनी है तो दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। अब जिन सीट्स पे हम नंबर 2 हैं और MQM नंबर 3-4 है, तो वहां अगर MQM का वोट हमें मिलता है तो हम नंबर 1 आ जाते हैं, और ऐसी भी सीट्स हैं जहां MQM नंबर 2 है, नंबर 3-4 पे हैं, तो वो PMLN का वोट MQM में डल जाए तो MQM नंबर 1 हो जाती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो चंद सीटों पे हम नंबर 2 पोजीशन हमने ली है वो सीटें ही हम गिव अप कर दें। तो सीट एडजस्टमेंट म्यूचुअली बेनिफिट करती है, दोनों जमातों को तो होती है। तो ये अभी चीजें चल रही हैं, ये फाइनल क्या कहाँ सेटल होती हैं ये अभी आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सीट एडजस्टमेंट म्यूचुअल बेनिफिट के बेस पे होती है। ठीक है, चलें, यानी अभी आगे आने वाले दिनों में आप लोग के मजीद डायलॉग्स होंगे और हो सकता है कि कहीं हम कुछ हल्कों से देखें कि MQM और कहीं कुछ हल्कों से नून लीग हमें विड्रॉ होती नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, महमूद मौलवी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे ज़रा अब उनके लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं या नहीं है। इलेक्शन की सरगर्मियाँ अब चूँकि शुरू हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन भी मुतारिक हो चुका, तो इनसे पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर एतराज़ किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने रखे और कहा कि नून लीग की वजह से उन्हें ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। फिर बाद में उन्होंने निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबात रखे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब इलेक्शन कमीशन मुतारिक हुआ और ये हिदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत को जारी की गई कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इलेक्शन कमीशन के मुतारिक होने के बाद और अब इलेक्शन की बाकायदा सरगर्मियां शुरू होने के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हुए हैं और अब उन्हें मसावी मौक़े मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या अभी भी उनका एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है? और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगे इलेक्शन लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से पंजाब और दूसरी जगहों पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे? बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना नामजदगी हासिल कर चुके हैं, तो वहाँ से वो NA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। शाज़िया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो ज़ाहिर इलेक्शन सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बिलावल साहब भी NA 194 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों को एतराज़ था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या अब आज के माहौल में कुछ सूरत हाल आप लोगों को मुख्तलिफ नज़र आ रही है? एतराज़ात आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं या अभी भी अपनी जगह पर बरकरार हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब प्रोग्राम में लेने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 कई मौक़ों पर ये बात कही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें आज भी नज़र नहीं आ रही है। पिछले 2 इलेक्शंस जो हुए हैं 2013 और 18 में, तब भी हमें नज़र नहीं आई। उससे कबल भी एक तारीख है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ा है, मैदान में हम उतरे हैं। इस मरतबा भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही है। इसका हमने मुतालबा किया है बारहा और हम करते रहेंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से कबल, इलेक्शन की मुहिम के दौरान और इलेक्शन डे इस वक्त तक हमें दरकार होगी और हम मुतालबा करते रहेंगे। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इलेक्शंस का, तो हमने मुस्तकिल इलेक्शन की डेट की डिमांड की है। आपने देखा है बिलावल साहब पाकिस्तान में वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो मुस्तकिल इलेक्शन डेट का और इलेक्शन स्केड्यूल का मुतालबा करते नजर आए। इलेक्शन डेट आई और उस पर भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करता और ये डेट खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आती, लेकिन आई है तो हम वेलकम करते हैं। फिर इलेक्शन स्केड्यूल में भी यही हुआ, हमने स्केड्यूल को वेलकम किया। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की डेट जो कि 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस करदा डेट है, हम जो है उसके लिए पूरे तौर पे तैयार है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक अलग इशू है, बड़ा इशू है, हम इसका मुतालबा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में कम अज कम कुछ नजर आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। अभी तक तो ये सूरत हाल नहीं है। लेकिन शाज़िया साहबा, ये चले लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों का मुतालबा 2-3 रोज़ पहले तक तो बड़ा जायज़ था, लेकिन 2-3 रोज़ पहले जब हमने देखा सरफराज बुगटी साहब जो निगरां वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, मनसब छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। और ज़ाहिर है कि ये किसी सियासी जमात में शामिल होने का फ़ैसला 1-2 घंटे या 1-2 दिनों में तो नहीं होता, ये एक तवील प्रोसेस होता है। बैठक लगती है, ऑफ़र की जाती है, ऑफ़र एक्सेप्ट की जाती है। तो एक वज़ीर दाखिला के तौर पर वो काम कर रहे थे और आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात आपने रख रहे थे, तो बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि उनके होते हुए भी आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, हैरानकुन सूरत हाल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के डायनामिक्स बहुत अलग हैं। आपने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर एक तो बलूचिस्तान बहुत अहम सूबा है, इसकी अहमियत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। एक जमात बलूचिस्तान जाकर एक होटल की लॉबी से वापस आ जाती है और बड़े बड़े दावे करती है, और एक जमात बलूचिस्तान के अंदर एक अवामी इज्तिमा करती है, अवाम से राब्ते करती है, अवाम के साथ बैठती है, अवाम के नुमाइंदों से मिलती है। ये बहुत फ़र्क है। तो यकीनन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्वेटा में जलसा किया और एक शानदार जलसा बलूचिस्तान में नजर आया, तो उससे सूरत हाल भी बदलती नजर आई। उसके बाद आपने देखा कि जरदारी साहब भी उस जलसे में मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों के साथ राब्ते किए, लोगों से खुद उठकर मिलने गए, लोगों को अपने पास किसी होटल की लॉबी में या कमरे में नहीं बुलाया। तो बड़ा फर्क होता है जब अवामी राब्ता एक जमात करती है और जब एक ड्राइंग रूम के राब्ते होते हैं। यकीनन सरफराज बुगटी साहब एक सियासी शख्सियत है, उन्होंने देखा किस तरीके से 2 सियासी जमातों ने वहाँ बिहेव किया और कितना फर्क था दोनों के राब्तों में।
तो जो चीज़ उन्हें समझ में आई अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए उन्होंने उसका इंतखाब किया। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का यहाँ पर। ठीक है, तो शाज़ी साहब हमने देखा कि बुगटी साहब वो अपने तमाम साथियों को लेकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, वो जम हो गए। अभी तक हमने कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इलेक्टोरल अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बनते या कोई इंटेंशन आप लोगों की ऐसी नहीं देखी। तो इसका मतलब अब अगले 50 दिन में भी ऐसा कुछ नहीं होना। और ज़ाहिर है नून लीग ने किसी सूबे में कोई जमात छोड़ी भी नहीं कि आप जाएँ और उससे बात करें और कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह करें। तो इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 50 दिन भी तनहा अपनी कैंपेन करेगी और तने तनहा ही इलेक्शन में जाएगी। देखिए एक तो ये तासुर बड़ा गलत है। तनहा पीपल्स पार्टी, हर जमात अपने मैनिफेस्टो पर, अपने प्रोग्राम पर इलेक्शन लड़ती है। ये तो बड़ी मेरे लिए अचंभे की बात है कि जी अलायंस के बगैर आप इलेक्शन नहीं लड़े। अलायंस के बगैर ही इलेक्शन लड़ना होता है कि जमात की जो इनफरादियत है वो आपको इलेक्शन के दौरान नजर आती है, फिर इलेक्शन के बाद अलायंसेस बनते हैं, या अगर इलेक्शन के दौरान अलायंसेस बनते हैं तो भी देखा जाता है कि जरूरी है अलायंस या नहीं है। मगर सिर्फ अलायंस इसलिए बनाए कि आपको डर है कि आप हार जाएंगे, तो फिर नून लीग अपनी जो पूरी कैंपेन है उस पर खुद गौर करें। मैं तो नून लीग को ही मशवरा दूंगी कि आप पहले अपने आप पे गौर करें। आप अपनी जो एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है, कंस्टिट्यूंसीज ऑफ स्ट्रेंथ है, वहां तो आप जाने जैसे नहीं है और आप मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पहली अलायंसेस ढूंढते हैं। मेरा ख्याल है जमात को पहले अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, उसको असेस करना चाहिए, फिर अपने मैनिफेस्टो की ताकत पे इन्हिसार करना चाहिए। ये दोनों काम नून लीग अफसोस के साथ करती नजर नहीं आ रही है। तो ये खैर उनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन अलायंसेस की जहाँ तक बात है, अलायंस की जब जरूरत होती है तो अलायंस बनाए जाते हैं। और पीपल्स पार्टी ने डायलॉग तो हर एक से हमेशा अपनी एक जो उनका पोस्चर है, हमारा हमेशा ये रहा है कि हम डायलॉग में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन तो अपने मंशूर पे लड़ेगी ना, अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ेगी। लेकिन शाज़ी साहिबा इस वक्त अगर हम पंजाब की भी हम बात कर लें तो वहाँ पर भी जो जमातें इस वक्त मंजर पर मौजूद हैं, नून लीग पहले ही जाकर उन्हें अपने साथ इंगेज कर चुकी है और बज़ाहिर पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। तो वहाँ काफ लीग के साथ भी, जिनके आपके साथ बड़े अच्छे माजी में ताल्लुकात रहे, वो भी अब नून लीग के साथ हाथ मिला चुके हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा सा इस वक्त कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। अगर आप गुजरावाला के जलसे से पहले ये बात करते या आप लाहौर की जो बात से बिलावल साहब ने खिताब किया उससे पहले करते तो शायद मैं भी सोचती कि हम अपनी पोजीशन को देखें। लेकिन जो रिएक्शन हमें मिला अवाम का, वो तो बहुत शानदार रिएक्शन मिला। आई मीन गुजरावाला का जलसा तो वाज एन आई ओपनर फॉर लॉट मेनी पीपल। आपने देखा कि शानदार जलसा गुजरावाला में होता है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना गढ़ समझती है और मानती है और यही तासुर देती है। लेकिन इतना अच्छा अवामी जलसा हुआ, वहाँ बिलावल साहब की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग पीपल्स पार्टी में आने का इजहार कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। तो आई थिंक ये तासुर फैलाया जा रहा है। हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में मतलब एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। वहाँ पर जिस तरीके से माजी में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया, जिसमें नून का बहुत बड़ा हाथ है, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, वो एक हकीकत है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक जमात है जिसका एक नज़रिया है, जिसने परफॉर्म किया है, डिलीवर किया है। वो हकीकत छुपाई तो नहीं जा सकती या गलत तासुर देकर मिटाई तो नहीं जा सकती। तो होश के नाखून लेने चाहिए अपने काम पर। मैं समझती हूँ जो जमात फोकस कर नहीं रही है, वो चाहती है कि पीपल्स पार्टी के लिए गलत तासुर फैलाए, बनाए, और ये इट्स नॉट गुड पॉलिटिक्स। जी अच्छा शाज़ी साहबा, ये अब जो इस वक्त सिंध की हम सूरत हाल देखें, ख़ासतौर पर अर्बन सिंध में, तो यहाँ भी तमाम सियासी जमातें इस वक्त MQM को आप ले लें, आप इस वक्त GDA या और दीगर जमातें जो कि इस वक्त आपके खिलाफ अंदरूनी सिंध और सिंध में एक्शन में रही हैं और इलेक्शन लड़ती रही हैं, नून लीग के साथ उन्होंने भी हाथ मिला लिया। तो यहाँ भी आपको एक बड़े चैलेंज का सामना इस वक्त महसूस हो रहा है, खासतौर पर अर्बन सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। अरबाब साहब देखिए, मैं भी कल पैदा नहीं हुई और आई एम श्योर आप भी कल पैदा नहीं हुए। 2013 का इलेक्शन भी आपने देखा, 2018 का इलेक्शन भी आपने देखा, और आपने यही अलायंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ देखी। मतलब वो जमातें जो दस्तों गिरेबान होती हैं, इलेक्शन से हटकर एक दूसरे को गालियां देती हैं, जलील करती हैं एक दूसरे को, कोई मतलब इखलाक का जो है ना, इससे गिरी हुई बातें एक दूसरे के लिए करती है, वो जमातें इकट्ठी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में। ये खबर तो 2013 में भी थी और ये खबर 2018 में भी थी, तो कोई नई खबर नहीं होगी 2024 में।
लेकिन इनके साथ हुआ है वही होने जा रहा है। इनको वही शिकस्त मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर से, जो 2013 में मिली और जो 2018 में मिली। जो चले, बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और SIFC के थ्रू पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया गया और एक ऐसा वीज़ा मुतारफ़ करवा दिया गया जो कि सिर्फ 24 घंटे में तमाम इंतज़ाम कर देगा और सफरी इजाज़तनामे जारी हो सकेंगे और इसकी मुद्दत भी 6 माह से 5 साल के लिए होगी। ये बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की सहूलत के लिए बहुत ही बेहतर और अहसन कदम है। अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में, जबकि IMF की जानिब से एक तरदीद भी सामने आई है और ये कहा गया है कि इनकम टैक्स बढ़ाने से मुतालिक IMF ने कोई डायरेक्शन जारी नहीं की है और पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ाने से मुतालिक IMF की जानिब से कोई हिदायत सामने नहीं आई हैं। IMF के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है। तो दोनों बड़े अहम मामलात हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत पर अपने असरात मुरतब कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना के माहिर माशियात हैं। उनसे ज़रा इन दोनों खबरों से मुतालिक डिस्कशन करते हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाले। जो SIFC के थ्रू इस वक्त इकदाम लिए जा रहे हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं और आज हमने देखा कि एक ऐसा वीज़ा जो कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा और जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान आ सकेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो इस तरह के इकदाम इस वक्त कितनी अहमियत के हामिल हैं और कितने काबिल तारीफ़ हैं? पाकिस्तान दुनिया में हर वक्त बहसे मुबाहिस बनता रहता है कि पाकिस्तान को हर वक्त IMF के पास जाना है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, बट हम अब ये सिग्नल करना चाहते हैं दुनिया को कि बियॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट हब डेवलप करना चाहते हैं। और बात ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अलावा एशिया के जितने ममालिक तरक्की पिछले कई दिहाइयों में करके हमारे सामने आए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट टू GDP था वो 25 से 35% था। लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.7% पे था। FDI लाना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाना और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना, कनेक्ट करना और आखिर में पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को और फाल बनाना, यही वो जुज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सिग्नल किस तरह कर सकता है टू वेलकम दी फॉरेन इन्वेस्टर्स कि आप वीज़े की जो जुज़ियात हैं उनको आसान बनाइए, उनको तेज़ कीजिए, उनको वन विंडो ऑपरेशन पर लाइए। अभी मैं देख रहा था कि 5-6 मुल्कों ने मिलकर एक वीज़ा बना दिया है मिडल ईस्ट में। सो आपने भी उन दुनिया के साथ साथ चलना है। SIFC इज सिग्नलिंग टू द वर्ल्ड कि हम सीरियस हैं टू गेट इन्वेस्टमेंट इन मादनियात। हम खुद नहीं ये निकाल सकते। याद रखिए कि कुछ ही दुनिया के प्लेयर्स हैं, बैरक गोल्ड, रियो टिंटो, BHP बिलिटन। मैं इन कंपनीज को इसलिए जानता हूं कि मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूं। ये दोनों कंपनीज जो BHP और रियो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की वो कंपनीज हैं जो दुनिया भर में मादनियात निकालती हैं, अफ्रीका में जाकर भी निकालती हैं। तो हमें इनके साथ कनेक्ट करना है। अब हमने बैरक गोल्ड के साथ किया जो कि एक कनेडियन कंपनी है, बिकॉज ये 2 ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सी मादनियात। सो सिग्नलिंग जो है वो इन प्रोग्रेस है। आपने कुछ विजिट्स भी देखे SIFC के। हमें वैसे भी अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी एक्साइट करना है, वो थोड़ा एक्साइटेड होके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह अब आगे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगी, हमारा जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो कम होने की तरफ जाएगा। तो वी हैव टू मूव ऑन दीज थिंग्स। आखिर में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना ही इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। सो इस पे तो बहुत क्लैरिटी है। दूसरी बात जो आपने सामने रखी, देखिए वो बात आपकी ठीक है। ये फॉरेनर्स आते हैं, वो पाकिस्तान विजिट करते हैं, वो हफ्ते 2 हफ्ते में एक रिपोर्ट लिखते हैं, पर ऐसी कोई चीज़ वो नहीं बता रहे जो पाकिस्तान के अपने डॉक्टर्स और सोशल साइंटिस्ट्स ना बता रहे हों। एक टैक्स का गैप है और वो इनकम टैक्स या ऑलरेडी टैक्स्ड सेक्टर्स पर लगाने से पूरा नहीं होगा। वो उन सेक्टर्स पे पूरा होगा जिनको आप अभी टैक्स नहीं कर रहे। उन्हीं का जिक्र उन्होंने भी किया है, क्योंकि चलो क्लैरिटी भी दे दी। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, होलसेल, रिटेल,
यही वो सेक्टर्स हैं ना जो अंडर टैक्स हैं। फिर कुछ गैप्स हैं टैक्स के, ये भी बड़े यहाँ हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत बड़े गैप्स हैं, हम भी मानते हैं इस चीज को। जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़े गैप्स हैं। इनको जीएसटी ऑन सर्विसेज, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा टैक्स का जो प्रोविंसेस ले सकती हैं, स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स, ये सब चीजें आया हैं। असल बात यह है कि जो इससे डीपर बात है नारबाब सिर्फ ये कर दूं, अब ये कलेक्ट कैसे करने हैं? कलेक्ट ऐसे करने हैं कि आपने अपनी टीम बनानी है। जिन मुल्कों ने भी ये काम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक टैक्स का हेड अपॉइंट किया है दुनिया भर में ढूंढ के 7 साल के लिए। आप ये सोचिए आपने पिछले 5 साल में कितने टैक्स हेड्स बदले हैं पाकिस्तान में। हर एक को आपको लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को, उनके साथ हमारी पार्लियामान को, हमारी कैबिनेट को बैठकर तय करना पड़ेगा कि टैक्स के निज़ाम में क्या तरामीम होंगी, क्या रिफॉर्म होंगे, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ठीक होगी, और अगले 5 साल में डिफाइन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो ब्रॉडेंड जो है वो कैसे आ गया। तो खाकान साहब, इसके लिए क्या हमें जो हमारे लोकल थिंक टैंक्स हैं उन्हीं पर भरोसा करना पड़ेगा, या हमें किसी फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरजीह जो होती है वो कलेक्शन को तो बढ़ाने पर जोर देते हैं, लेकिन वो जो नेट होता है उसके सर्कल को वो नहीं बढ़ा रहे। और शायद IMF की भी डिमांड यही होती है कि आप अपने नेट को बढ़ाएं तो कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर जोर ज़्यादा होता है, उन्हीं पर बोझ ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि कलेक्शन वो नेट को और सर्कल को बढ़ाया जाए। दुनिया में अरबाब जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है ना, आप किसी की भी मिसाल ले लीजिए, एशिया के जो सारे ममालिक हैं जिन्होंने पिछली 3 दिहाइयों में 90 से ये सिलसिला इंडिया में, इंडोनेशिया में, ईस्ट एशिया में, चाइना में, तो ये सारी जो तरामीम और जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और अपने खुद प्रोग्राम लिखना, क्योंकि फिर आप उनकी ओनरशिप लेते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तानियों ने भी टैक्स रिपोर्ट्स लिखी हैं, मल्टीलैटरल्स ने भी अच्छी रिपोर्ट्स लिखी हैं। अब तय ये करना है कि पाकिस्तान का 8.7% टैक्स टू जीडीपी 12% पे अगले 5 साल में कैसे जाना है, और वो क्या टीम होगी जो इसको लेके जाएगी। पाकिस्तान का टैक्स कैप जो कि कई जगह 50% तक डिफाइन हुआ है, उसको कैसे कम करना है। पाकिस्तान की टैक्स एग्जेम्पशन 2240 अरब रुपया है। ये कोई फॉरेन कंसल्टेंट नहीं बता रहा अरबाब, हमने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में 2023 में लिखी हैं। तो इनको कैसे कम करना है। पाकिस्तान का टैक्स नेट उन सब सेक्टर्स पे जब हम ब्रॉडन करते हैं तो एक इनिशियल एस्टिमेट 700 अरब से 1000 अरब के हैं। पाकिस्तान की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपने रिस्क बेस्ड टैक्सेशन निज़ाम कैसे लाना है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट्स को कैसे ठीक करना है, सेगमेंट करके टैक्स पेयर्स को कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, कंप्लायंस रिस्क को कैसे संभालना है। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये सारी गुफ्तगू मैं पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट्स के साथ मिलकर आपके सामने रख रहा हूँ, फॉरेन रिपोर्ट्स को भी मद्देनज़र रख रहा हूँ, फिर ये पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना, ई इनवॉइसिंग करना, और आखिर में कैसे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बने कि मुझे और आपको ये फ़र्ज है कि हम ये टैक्स दें, क्योंकि हम इस मुल्क की डिफेंस, इस मुल्क की रोड्स, इस मुल्क की PSDP, हम ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, और ये लाजिम व मलजूम है कि मैं अपने हिस्से का टैक्स दूँ। ये सब काम करने के लिए एक अच्छी टीम अगले 5 साल के लिए बनानी चाहिए और लोकल टीम पे रिलाई करना चाहिए। बिल्कुल। और खाकान साहब, जाहिर है कि टैक्स देने के लिए तो हर एक तैयार है यहाँ पर, लेकिन वही कि उसके बदले में उस एक आम शख्स को मिल क्या रहा है, और फिर जो उसके माइक्रो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर एक बहुत फ्रस्ट्रेशन हमारे माइक्रो लेवल पर पाई जाती है। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें बेहतरी के लिए इस वक्त कितनी ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म कोई प्लान ऐसा कि कम से कम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके? बाबा, आपने बहुत अच्छी चीज़ सामने इसलिए रखी है कि 2 चीज़ें, एक तो यह है कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है क्या एक्सपेंडिचर भी उसी क्वालिटी का हो रहा है मुल्क में। तो हुकूमत को जो आने वाली होगी ये भी करना पड़ेगा कि सब्सिडीज, हम इनकम सपोर्ट में 467 अरब देते हैं, जितनी भी सब्सिडीज हो, हम 900 अरब की पावर सेक्टर में सब्सिडीज देने जा रहे हैं, इनको टारगेट कीजिए टू द वल्नरेबल सेगमेंट्स, ताकि लोगों के घर जब चेक आए तो उनको मालूम हो कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है, सब्सिडी के पैसे मेरे घर आ गए हैं, अब मैं डिसाइड करूं कि मैंने बिजली कितनी जलानी। ये बात आपकी दुरुस्त है, PSDP की को क्वालिटेटिवली बेहतर करने की ज़रूरत है।
इस तरह कीजिए कि लोगों को दिखाई दे कि उन पे रकूम खर्च हो रही हैं, ये एसओईज के लॉसेस में नहीं जा रही, ये पावर सेक्टर की चोरी में नहीं जा रही, और पेंशन का रिफॉर्म उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब खर्चों का भी रिफॉर्म करना जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर करेगा। इन्फ्लेशन ने हर्ट किया है पाकिस्तान के वल्नरेबल को भी और पाकिस्तान की लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स को भी। शायद मिडिल इनकम अर्नर्स भी इस दफ़ा तो हर्ट हो गए हैं। इसको कम करने के लिए हमें दूर रस काम करने पड़ेंगे। ये खाली मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग से, यानी कि डिमांड को कम करने से नहीं हल होंगे। सप्लाई साइड पे पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के भी 5 साला मंसूबा, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, और पाकिस्तान का मालियाती खसारा टैक्स को भी ठीक करके और एक्सपेंडिचर को भी ठीक करके, क्योंकि जितना मालियाती खसारा होता है उतनी ही बोरोइंग होती है, उतना ही नोट छपता है। अगर नोट छपता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये वो कलीदी काम है जो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना हमारे साथ मौजूद। खाकान साहब की आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।